नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, साइंस एंड टेक के सीरीज के सेकंड सेट में आज हम स्पेस पर ही डिस्कशन कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज वो सभी जो कि अक्सर आप लोगों की नज़र से छूट गए होंगे, तो उन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो चलिए इसके साथ सेकंड सेट पर चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा और इसे रिवाइज जरूर करें। इसके सिवा अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज दी कोड KC10, क्योंकि जब भी आप ये कोड यूज करेंगे 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन में प्लस आइकन एक कॉम्बो, तो आपको मेरी डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी। कोई इंटरमीडियरी नहीं, कोई ऑफिस स्टाफ नहीं, डायरेक्ट आप मेरे संपर्क में रहेंगे। जो गाइडेंस है सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी, ऑप्शनल एंड आंसर राइटिंग को कवर करती है। तो आप निश्चिंत होकर ये कोड यूज कर सकते हैं और फिर मुझसे जरूर संपर्क करें। तो चलिए आज का पहला टॉपिक इसके साथ देखते हैं। तो दोस्तों, आज अगर हम देखें तो पहला टॉपिक इसमें लेने वाले हैं जियो स्पेशियल डेटा। तो जियो स्पेशियल डेटा न्यूज में चल रहा है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने नई गाइडलाइंस इशू की है विद रिस्पेक्ट टू जियो स्पेशियल सेक्टर। तो जियो स्पेशियल सेक्टर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्या है, आइए सबको समझते हैं अच्छे से। तो दोस्तों, जियो स्पेशियल डेटा क्या होता है? वैसा डेटा जो कि अर्थ के सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो फीचर्स हैं, उसको अर्थ के लोकेशन के संदर्भ में शो कर रहा हो। अब वो ऑब्जेक्ट मैन मेड हो, नेचुरल हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि उस ऑब्जेक्ट का ग्लोब में कहीं लोकेशन है और उसके कंटेक्स्ट में वो डेटा को हम शो कर रहे हैं, तो दैट इज अ जियो स्पेशियल डेटा। हो सकता है कहीं पर गाड़ी हो, मैप में लाइव लोकेशन दिख रही है, उबर में कहाँ गाड़ी है, तो वो भी क्या है, लो ऑब्जेक्ट है, और ग्लोब में कहीं लोकेशन है, तो दैट इज अ जियो स्पेशियल डेटा। प्लेन कहां से मूव कर रही है, उसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, दैट इज अ जियो स्पेशियल डेटा। तो जियो स्पेशियल डेटा में अगर आप देखें तो लोकेशन का इंफॉर्मेशन होता है, लैट लॉन्ग। इसके सिवा आप देखें तो एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन होता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, जो भी फिनोमिना स्टडी कर रहे हैं उसका डेटा होता है। इसके सिवा टाइम का भी डेटा होता है कि इस टाइम में यहाँ, इस टाइम में यहाँ, इस टाइम में कहाँ चली गई। तो दोस्तों, नए गाइडलाइंस क्या है, मुद्दे पे आते हैं। तो अगर न्यू गाइडलाइंस अगर आप देखें तो जियो स्पेशियल डेटा अब अगर हम देखें तो इंडियन कंपनीज के लिए फ्रीली अवेलेबल होगी इंडिया में। इसके सिवा आप देखें तो आज के टाइम में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा या प्रायर अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू कलेक्शन, जनरेशन, प्रिपरेशन, स्टोरेज, पब्लिश, अपडेशन ऑफ डिजिटल जियो स्पेशियल डेटा मैप्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना। तो इंडिया के अगर आप मैप्स बना रहे हैं, अलग अलग कंपनी है मैप माई इंडिया जैसी जो कि मैप्स बना रही है, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। पॉलिसी रेस्ट्रिक्ट करती है टेरेस्ट्रियल मैपिंग एंड सर्वे सिर्फ और सिर्फ इंडियन एंटिटीज कर सकती हैं, वेदर पब्लिक हो या प्राइवेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडियन एंटिटीज कर सकती हैं इंडिया में इस प्रकार का टेरेस्ट्रियल मैपिंग एंड सर्वे। जहां तक बात है डेटा जो जनरेट किया जा रहा है दोस्तों, ये स्टोर्ड इन इंडिया ही होगा। इसके सिवा अगर डेटा हाई रेजोल्यूशन का है, जिसमें हॉरिजॉन्टली 1 मीटर से ज्यादा फाइन हो एंड वर्टिकली 3 मीटर से ज्यादा फाइन हो, तो इतना हाई रेजोल्यूशन का डेटा है तो वो रेस्ट्रिक्टेड रहने वाला है। इसके सिवा इंडियन कंपनीज अगर आप देखें तो ये लोकेशन सर्विस कर सकती हैं, गूगल मैप जैसे इंडिया में है, तो उस प्रकार के सर्विस वो भी प्रोवाइड कर सकती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, एस्टेरॉइड एपोफिस। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने कंक्लूड किया है कि कोई रिस्क नहीं है कि एपोफिस अर्थ को इंपैक्ट करेगी इस सेंचुरी में एटलीस्ट। तो अब ये बात कैसे होगी, क्या एस्टेरॉइड इंपैक्ट होने वाला है अर्थ में? तो दोस्तों, अगर हम एपोफिस देखें तो एक नियर अर्थ एस्टेरॉइड है जो कि पोटेंशियली हैजार्डस है। इसकी डायमीटर 370 मीटर्स की है। तो याद कीजिए, हमने हमने डार्ट मिशन के बारे में पढ़ा था, तो उसी में हमने देखा था। तो ये दोस्तों 370 मीटर्स के साइज का डायमीटर का एक एस्टेरॉइड है। एंड दिसंबर 2004 में काफी हाई तौबा मची थी एपोफिस को लेके। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एपोफिस यहाँ पे देख रहे हैं, ये ब्लू कलर में अर्थ है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ कोलिजन के चांसेस हैं। साल क्या है, 2029। ये देखिए क्या तारीख है ये, तो चौथे महीने में। तो अप्रैल महीने में चांसेस थी कि अर्थ को अप्रैल 13, 2029 को 2.7% प्रोबेबिलिटी थी कि ये हिट करेगा, एपोफिस अर्थ को हिट करेगा, ऐसा कहा जा रहा था। तो काफी ज्यादा हाई तबाह मची थी दिसंबर 2004 में। लेकिन अब कहा जा रहा है ये इनिशियल ऑब्जर्वेशन थे और ये प्रोबेबिलिटी काफी हद तक ज्यादा ही ओवर एस्टिमेटेड थी। तो ये सच्चाई से बहुत दूर है। बहुत कम चांसेस हैं कि इस सेंचुरी में तो वो हिट एपोफिस अर्थ को नहीं करेगा, ऐसा इनका कहना है। नेक्स्ट है दोस्तों, नासा का इनसाइट लैंडर।
तो नासा का इनसाइट लैंडर उन्होंने मार्स में 2 स्ट्रॉन्ग क्वेक को ऑब्जर्व किया है। अर्थ में क्वेक आता है तो अर्थ क्वेक कहते हैं, मार्स में क्वेक आएगा तो क्या कहेंगे, मार्स क्वेक। तो उसने 2 मार्स क्वेक को ऑब्जर्व किया है नासा के इनसाइट मिशन ने। तो दोस्तों अगर हम देखें तो इनसाइट का फुल फॉर्म क्या है, इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सीस्मिक इन्वेस्टिगेशंस, जियोडीसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट। तो ये क्या है, एक नासा मिशन है जिसका पर्पस क्या है, मार्स के इंटीरियर को समझा जाया जा सके। तो डीप इंटीरियर ऑफ मार्स यानी क्रस्ट, मैंटल, कोर वगैरह को हम समझेंगे। तो ये पहला प्रोग्राम था जिसके द्वारा मार्स के सरफेस के अंदर क्या है, डीप इंटीरियर में क्या है, क्रस्ट, मैंटल, कोर को समझ रहे थे। दोस्तों अगर हम अर्थ की बात करें तो आप देख सकते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है 30 से 50 किलोमीटर का, फिर अगर आप देखें तो काफी लंबा चौड़ा मैंटल है, फिर आप देखें तो आउटर कोर है जो कि लिक्विड है और इनर कोर है जो कि सॉलिड है। वहीं दोस्तों अगर हम मार्स की बात करें तो अब इनसाइट मिशन ने बताया है कि जो इसका अगर हम देखें मार्स का अगर हम देखें तो एक क्रस्ट है, फिर मैंटल है और फिर एक लिक्विड कोर हमको देखने मिलता है। तो अगर आप देखें तो क्रस्ट है कुछ 60 किलोमीटर की, वैसे ही आप देखें तो मैंटल भी ठीक ठाक बड़ा है और फिर कोर अगर आप देखें तो 1700 किलोमीटर करीबन का आपको देखने मिलेगा। रादर इनसाइट ने हमें बता दिया इट इज 1830 किलोमीटर और क्रस्ट की थिकनेस 24 टू 72 किलोमीटर है। तो ये किसने बताया है, इनसाइट ने बताया है। किसका मिशन है, नासा का मिशन है। ये आपको क्या करना है, जानना है। ठीक है, तो मार्स क्वेक का इस्तेमाल किया गया है, उसी से आप अगर देखें तो अर्थक्वेक की जो सीस्मिक वेव्स हैं उनके एनालिसिस से ये रिजल्ट पर हम पहुंचे हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो अमेजोनिया 1 न्यूज में चल रहा है। तो इसरो के PSLV C51 ने, जो कि एक रॉकेट है, उसने लॉन्च किया है ब्राजील का अमेजोनिया 1 सैटेलाइट और 18 अन्य सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो PSLV C51 क्या है, तो अगर आप देखें तो 53rd PSLV प्रोग्राम में लॉन्च किया हुआ रॉकेट है। तो अगर आप देखें तो ये पहला डेडिकेटेड मिशन है। तो PSLV C51 अगर आप देखें जिसमें 53rd PSLV प्रोग्राम 53rd फ्लाइट है PSLV की, तो 53rd फ्लाइट में हमने देखा है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कि इसरो की कमर्शियल आर्म है उसकी पहली डेडिकेटेड मिशन को अंजाम दिया गया। तो ये मिशन में अगर हम देखें तो स्पेस फ्लाइट यूएस के साथ आप अगर देखें तो कमर्शियल अरेंजमेंट भी देखने मिला था। पर आपको यहाँ पे जानना है सबसे इंपॉर्टेंट अमेजोनिया 1 क्या है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये ब्राजील के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च ने इसे डिजाइन, इंटीग्रेट, टेस्ट एंड ऑपरेट कर रही है। तो ब्राजील की जो नेशनल स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा ये डिजाइन, इंटीग्रेटेड, टेस्टेड, ऑपरेटेड है। तो ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यानी अर्थ को देखने वाली सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन नहीं है। तो क्या करेगी ये, रिमोट सेंसिंग डेटा है इसमें, क्या इसको स्टडी करना है विद रिस्पेक्ट टू डिफॉरेस्टेशन कैसे हो रहा है अमेजन में, इसलिए नाम अमेजोनिया 1 है। तो डिफॉरेस्टेशन इन अमेजन को स्टडी करेगी एंड इसके साथ साथ अर्थ को ऑब्जर्व करते टाइम एग्रीकल्चर अक्रॉस ब्राजीलियन टेरिटरी भी डेप्थ में स्टडी करेगी। तो इस सैटेलाइट में अगर हम देखें तो 758 किलोमीटर के ऑर्बिट पे इसको इंजेक्ट किया गया है जो कि सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये पहला कमर्शियल वेंचर है NSIL का, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। नेक्स्ट दोस्तों आर्कटिका M सैटेलाइट। तो रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया ने लॉन्च किया है आर्कटिका M सैटेलाइट। तो आर्कटिका M सैटेलाइट अगर आप देखें तो एक रिमोट सेंसिंग एंड इमरजेंसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो इसके द्वारा आर्कटिक रीजन के क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट को स्टडी किया जाएगा। साथ ही साथ आप अगर देखें तो रशिया जल्दी आर्कटिका M सैटेलाइट में पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दी है, दूसरा सैटेलाइट भी इसके साथ लॉन्च कर देगी और दोनों सैटेलाइट मिलके रशिया के आर्कटिक के क्लाइमेट को बेहतर समझेंगे, एनवायरनमेंट को बेहतर समझेंगे। तो राउंड द क्लॉक ऑल वेदर मॉनिटरिंग होगी आर्कटिक ओशन की एंड अर्थ की सरफेस की आर्कटिका M सैटेलाइट के द्वारा, एक बार दोनों सैटेलाइट लॉन्च हो गए तो इसे हम बेहतर मॉडल बना पाएंगे शॉर्ट टर्म वेदर फोरकास्ट इन दी आर्कटिक रीजन को लेके। इसके सिवा आप देखें तो लार्ज अमाउंट ऑफ न्यू डेटा जो हम स्टडी कर रहे हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को पढ़ने के लिए, उसके लिए भी नया डेटा मिलेगा तो उसका भी इस्तेमाल कर देंगे। बस सेकंड सैटेलाइट कब लॉन्च होगा, टारगेट डेट है दोस्तों 2023 यानी अगले साल इसको लॉन्च करना है। नेक्स्ट है दोस्तों निसार। तो नासा एंड इसरो अगर आप देखें तो ये जॉइंटली कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक मिनट। तो नासा एंड इसरो अगर आप देखें तो दे आर जॉइंटली कोलैबोरेटिंग एंड एक सैटेलाइट बना रहे हैं जिसका नाम है निसार।
तो निसार इज नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। तो इसमें कई प्रकार के आप देखेंगे सिंथेटिक एपर्चर रडार है, एल बैंड पे है, एस बैंड पे है, इसके सिवा रडार एंटीना वगैरह अलग अलग चीजें आपको देखने मिलेंगी। तो ये सैटेलाइट अगर आप देखें तो 2022 में लॉन्च किया गया है फ्रॉम दी सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा इंडिया, और इसको पोलर ऑर्बिट में छोड़ा गया है। तो ये अगर आप देखें तो हर 12 दिन में ग्लोब को स्कैन करता है, एंड साथ ही साथ ये अभी लॉन्च होगा 2022 में, ठीक है। इसको अगर आप देखें तो ये हर 12 दिन में ग्लोब को लॉन्च करेगा, 3 साल तक इमेज लेता रहेगा। 3 ईयर मिशन है जिसमें अर्थ के लैंड, आइस शीट, सी आइस सभी का इमेज लेता रहेगा। और इस प्रकार से आप देखें तो जो प्लैनेट में छोटे से छोटा भी मूवमेंट हो रहा है, फिर वो आइस कैप्स की मेल्टिंग हो गई, डिफॉरेस्टेशन कहीं पर हो गया, तो वो इमेज में हल्का भी चेंजेस आएंगे, एज स्मॉल एज 0.4 इंचेस, उसको भी ये स्टडी कर लेगा, ठीक है। इसके सिवा आप अगर देखें तो नासा की अगर हम बात करें तो इसमें नासा और इसरो दोनों मिलकर कर रहे हैं। नासा अगर आप देखें तो वन ऑफ दी रडार प्रोवाइड कर रहा है, और जीपीएस रिसीवर, पेलोड डेटा सिस्टम, कम्युनिकेशन सब सिस्टम प्रोवाइड कर रही है। वहीं अगर आप इसरो देखें तो वो भी अगर आप देखें तो स्पेसक्राफ्ट बस, रडार जो कि एस बैंड रडार होगी जैसा हमने यहाँ पे देखा, तो एस बैंड रडार अगर आप देखें तो ये इसरो प्रोवाइड कर रहा है, बाकी एल बैंड वगैरह नासा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एंड लॉन्च सर्विस भी इसरो प्रोवाइड कर देगी। इसके सिवा इसकी जो प्राइमरी गोल क्या है वो होने वाली है कि जो सटल चेंजेस हैं अर्थ के सरफेस में उसको हम बेहतर पढ़ सकें। इससे क्या होगा कि जो वॉल्केनिक इरप्शन है उसकी वार्निंग साइंस हमें अभी मिल जाए, ग्राउंड वाटर सप्लाईज को मॉनिटर कर सकें, एंड साथ ही साथ आइस शीट्स की मेल्टिंग को भी हम बेहतर पढ़ सकें। तो सिंथेटिक एपर्चर रडार जो कि क्या है दोस्तों, निसार में ही नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार है। तो सिंथेटिक एपर्चर रडार का मतलब क्या हुआ, तो ये अगर आप देखें तो एक फॉर्म ऑफ रडार है, SAR यानी सिंथेटिक एपर्चर रडार। ये क्या एक फॉर्म ऑफ रडार है जो कि 2 डायमेंशनल इमेजेस या 3 डायमेंशनल रिकंस्ट्रक्शन बना सकता है ऑब्जेक्ट्स का या फिर लैंडस्केप का। तो ये अगर आप देखें तो हाई रिजोल्यूशन इमेजेस बनाने में सक्षम है। इसमें रडार का इस्तेमाल किया जाता है जो कि क्लाउड्स को भी पेनिट्रेट कर ले, डार्कनेस में भी ऑपरेट कर सके, तो इससे डेटा डे एंड नाइट में इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये एक सिंथेटिक एपर्चर रडार के द्वारा ही बनाया गया आप देख सकते हैं इमेज है, तो वही ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों डाविंची प्लस एंड वेरिटास। तो नासा ने 2 नए वीनस मिशन को अनाउंस किया है, जिसमें से पहला है दोस्तों एग्जामिनिंग दी प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर एंड जियोलॉजिकल फीचर्स। दोनों का यही पर्पस है जिसके द्वारा अगर आप देखें तो हम वीनस के एटमॉस्फेयर को, जियोलॉजी को बेहतर समझ सके। तो ये 2 सिस्टर मिशन हैं जिनका पर्पस है वीनस को समझना कि वो कैसे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट बन चुका है, इतना ही गर्म है कि वहां पे लेड भी रख दें तो लेड भी पिघल जाएगा। तो न्यू मिशन दोस्तों नया व्यू पॉइंट देने वाला है प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को लेके कि कैसे वीनस का एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड का बना, कैसे इतना बड़ा रोल है। तो डाविंची प्लस क्या है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। तो ये प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को, वीनस के एटमॉस्फेयर को बेहतर पढ़ेगा और देखेगा वो कैसे एटमॉस्फेयर बना, वो कैसे इवॉल्व किया। वहीं दोस्तों अगर आप वेरिटास की बात करें तो ये है वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका काम है वीनस के जियोलॉजिकल हिस्ट्री को समझना, इसके सिवा जानना कि वो कैसे डिफरेंटली डेवलप किया कंपेयर टू दी अर्थ। तो दोनों को स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है टियाने कोर मॉड्यूल। तो चाइना ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को टियाने कोर मॉड्यूल में भेजा है, तो आइए इसको भी जान लेते हैं। तो शेंजू 12 अगर आप देखें तो चाइना ने इसने अपना पहला लॉन्च किया है फर्स्ट एस्ट्रोनॉट को नए स्पेस स्टेशन में। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है शेंजाओ 12 और डिवाइन वेसल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो उसी को मैंड्रिन में कहते हैं शेंजाओ 12। तो उसमें अगर आप देखें तो अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है जो कि स्पेस स्टेशन टियाने में गए हैं। तो ये लॉन्च कैसे कैरी की गई, तो इसके लिए लॉन्ग मार्च 2F कैरियर रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, जिसके द्वारा इन तीनों को आप देखें तो टियाने में भेजा गया है। तो स्पेसक्राफ्ट में अगर हम देखें तो 3 मेल एस्ट्रोनॉट्स थे, नाई हाइशोंग, लियू बोमिंग और टांग होंगाबो। तो यही 3 आपको देखने मिले। तो टियाने क्या है दोस्तों, तो ये 340 से 380 किलोमीटर के ऑर्बिट पे पृथ्वी के चारों तरफ पृथ्वी के घूम रहा है। इसको 29 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया था। तो टियाने का कोर मॉड्यूल है, आप देख सकते हैं टियाने के बहुत सारे मॉड्यूल आपको दिखेंगे, टियानजाओ है, मेंशियन है, शेंजाओ है, वेंशियन है, पर कोर मॉड्यूल है टियाने। तो टियाने जो कोर मॉड्यूल है दोस्तों वो टैंगोंग, ये सब जब मिल जाएगा, सब जुड़ जाएगा, तब बनेगा टियांगोंग स्पेस स्टेशन।
तो उसका कोर मॉड्यूल इज टियान है। तो टियांगोंग अगर आप देखें तो रफली 1/4 है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मास की तुलना में। जब ये 2022 में कंप्लीट हो जाएगा, सारे जो बाकी मॉड्यूल से जब उसमें जुड़ जाएंगे, तो अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कर सकता है और 3 एस्ट्रोनॉट को 6 महीने तक अपने अंदर रख भी सकता है। तो दिस इज टियान है। तो ये आपको जानना है शेंजाओ 12 जो कि न्यूज में था। नेक्स्ट है दोस्तों जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो नासा ने लॉन्च किया है जेम्स वेब से सेट है टू लॉन्च जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। लेकिन उसके पहले अगर आप देखें तो नासा ने कहा है कि हो सकता है इसका नाम भी बदला जाए। तो इससे पहले आगे बढ़े आइए जान लेते हैं। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है? इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। किसके बीच में? एक तरफ नासा है, फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, फिर तीसरी कैनेडियन स्पेस एजेंसी है। तो ये टेलीस्कोप अगर हम देखें तो ये सक्सेसर होगी हबल स्पेस टेलीस्कोप की। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर ऑब्जर्विंग यूनिवर्स। तो ये वो स्पेक्ट्रम है जो कि आईज से हमें परसीव नहीं होती है और हम कॉस्मिक हिस्ट्री को बहुत ज्यादा डेप्थ में समझ पाएंगे, हर फेज को हम समझ पाएंगे यूनिवर्स के। तो मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? तो यही है कि हम यूनिवर्स में टाइम स्केल में और पीछे जाके ऑब्जर्व कर सके, यानी डिस्टेंस में और दूर से जाके ऑब्जर्व कर सके, क्योंकि जितनी दूर से लाइट आ रही है वो उतनी दूर है ना। तो ऑब्जर्व फार्दर इनटू द यूनिवर्स सो दैट वी कैन सी लाइट्स व्हिच आर वेरी ओल्ड। इसके सिवा अगर आप देखें तो फर्स्ट स्टार्स एंड गैलेक्सीज जो बने हैं आफ्टर द बिग बैंग, उनको स्टडी करना, उनको सर्च करना। इसके सिवा हम बेहतर समझ पाएंगे कि प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज कैसे बनते हैं, कैसे इवॉल्व करते हैं। इसके सिवा हम देखेंगे डिस्टेंट वर्ल्ड्स एंड जो सोलर सिस्टम है उसको पढ़ पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों हबल टेलीस्कोप के बारे में भी जान लेते हैं। तो रिसेंटली नासा ने प्लान किया है कि जो हबल स्पेस टेलीस्कोप को सेफ मोड में चलाया जा रहा था, क्योंकि उसमें एक ग्लिच था, तो वो ग्लिच हटाया गया, तो नासा ने उसको फिक्स किया है, तो सेफ मोड में अब नहीं है। तो अगर हबल टेलीस्कोप देखे तो नासा ने इसको बिल्ड किया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलके। हबल स्पेस टेलीस्कोप अगर हम देखें तो लार्जेस्ट टेलीस्कोप है स्पेस में। नासा ने इसको 1990 में लॉन्च किया था। तो ये ओनली टेलीस्कोप है दोस्तों जो कि एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा सर्विस भी की जाती है। जैसे अभी सेफ मोड में है तो एस्ट्रोनॉट जाएगा, रिपेयर वगैरह वर्क वगैरह करते हैं, तो सर्विसिंग वगैरह, टाइमली रिपेयर वगैरह एस्ट्रोनॉट्स कर सकते हैं। तो एकमात्र इस प्रकार का ये टेलीस्कोप है। हबल स्पेस टेलीस्कोप दोस्तों स्पेस में डीप लुक इनटू कर सकता है एंड इंटायर ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में ये देख सकता है, इंफ्रारेड से लेके अल्ट्रावायलेट तक। लेकिन अगर आप देखें तो ये अर्थ का एक ऑर्बिट 95 मिनट्स में लगाता है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है, आइए जान लेते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप एंड हबल स्पेस टेलीस्कोप में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो देखिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अर्थ से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर होने वाला है, 1.5 मिलियन किलोमीटर, यानी बहुत दूर है। वहीं हबल स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी के काफी करीब 570 किलोमीटर पे है, इसलिए यहाँ पे जाके आप जाएं, यहाँ पे एस्ट्रोनॉट जाके इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस हबल स्पेस टेलीस्कोप की कर सकते हैं। बाकी आपको जो याद रखना है दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 13.5 बिलियन ईयर्स की दूरी तक देख सकता है। तो 13.5 बिलियन ईयर्स पीछे जाके जो लाइट है उसको ऑब्जर्व कर सकता है एंड न्यू गैलेक्सीज वगैरह जो बन रही है उसको भी बर्थ वगैरह मॉनिटर कर सकता है। वहीं हबल स्पेस टेलीस्कोप अगर आप देखें तो 1 बिलियन साल कम यानी 12.5 बिलियन ईयर्स तक ही देख सकता है। वहीं अगर आप देखें तो वेवलेंथ जिसमें काम कर रहा है तो वो भी जान लीजिए। तो अगर आप देखें हबल स्पेस टेलीस्कोप, ये अगर आप देखें तो ये काफी बड़े स्पेक्ट्रम पे काम करते हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, नियर इंफ्रारेड, सभी को देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। वही अगर आप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप देखें तो ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में काम कर रहे हैं। और एक स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप था, ये भी दोस्तों नासा का था, ये अगर आप देखें तो ये भी काफी बड़े स्पेक्ट्रम में इस तरीके से काम कर सकते हैं, तो ये भी आपको जानना है। हालांकि अब स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप अगर आप देखें तो ये अब बंद हो चुका है, अब ये बंद हो चुका है। तो दोस्तों अनअकैडमी जैसा आप देख सकते हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड इनके द्वारा बनाया गया सारा कोर्स आपको अनअकैडमी में अवेलेबल है। अनअकैडमी मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी अनाउंस कर रही है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपके सामने QR कोड है, इसको स्कैन कीजिए और एनरोल नाउ बटन पे दबाइए और अपने रोल नंबर्स शेयर कीजिए। तो अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो आपके लिए फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम हम लेकर के आ रहे हैं। इसके सिवा प्राइस राइज होने वाली है 20% तक की, तो इसका फायदा उठाएं। इससे पहले अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लें और साथ में कौन सा कोड लेंगे, KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो आप निश्चिंत होकर
ये कोड यूज कर सकते हैं। इसके सिवा CSE एश्योर प्रोग्राम है जिसमें 2 years एंड अबव सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आप अगर देखें तो हम आपको 1 साल की एक्सटेंशन भी देते हैं यदि आप मन मुताबिक रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप निश्चिंत होकर KC10 कोड का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट्स भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आइकनिक सब्सक्रिप्शन के साथ 7,500 रुपए जिनकी कीमत है, तो ये भी आपको अवेलेबल होता है फ्री ऑफ कॉस्ट विद आइकनिक सब्सक्रिप्शन। इसके सिवा GS मेगा कॉम्बैट है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं May 29 सुबह 11 बजे है, तो इसमें एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड KC10। साथ साथ दोस्तों जो आइकनिक सब्सक्रिप्शन है इसमें लाइव मेंटरशिप मिलती है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स भी होता है। जो कीमत है दोस्तों 1 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की इस वक्त है 46,791 रुपीज और 1 साल की आइकनिक की 67,041 रुपीज। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं, यानी वो कोड जिससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिलती है। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत है 27,500 रुपए एंड अगर आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं तो ये कम होके हो जाएगी 24,750 रुपए यूजिंग द कोड KC10। तो 0% EMI पे आपको हम लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 2 घंटे में अप्रूवल है, मिनिमल पेपर वर्क है, फ्लेक्सिबल टेन्योर्स है। बाकी मेरे बहुत सारे कोर्स हैं, संडे टू थर्सडे आप देख सकते हैं हमने रन किया है मॉक टेस्ट के प्रीलिम्स, साथ ही साथ प्लस कोर्स डिटेल्स है जिसमें एनवायरमेंट ज्योग्राफी हमने रन किया है और आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। बाकी हमने डाउट सॉल्विंग सेशंस भी हैं आपके लिए, तो अगर कोई भी डाउट है तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं और डाउट्स को दूर कर सकते हैं। UPSC CSE बैचेस भी हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, May 25 को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनका भी फायदा उठाएं। इन सारे बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो। इसके सिवा ऑप्शनल कार्निवाल है, 14+ ऑप्शनल कोर्सेज स्टार्ट हो रही हैं, आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, पबैड, सोशियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स हम रन कर रहे हैं, तो इनका फायदा उठाएं। मेक श्योर आप इन सभी में एनरोल कर रहे हैं। बाकी अनअकैडमी आप देख सकते हैं दोस्तों, बेस्ट एजुकेटर्स है, फ्लेक्सिबिलिटी है ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने की, आवर्स ऑफ लर्निंग जैसे आप चाहें जब चाहें तब आप पढ़ सकते हैं, डेली आंसर राइटिंग भी आपको मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।